इस क्वेश्चंस में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट कि इसका पीएच कैसे निकाला जाए। सो द थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ गलती ये कर रहे थे कि जब हम लोग पीएच इसका फाइंड कर रहे थे तो पीएच में पीएच निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट Zwitterand, okay. Up to this point we were right, लेकिन Zwitterand बनाने में जैसे मान लो कि सेकंड वाले का एग्जांपल अगर देखते हैं तो सेकंड वाले में इसका ये Zwitterand कब बनेगा, ये Zwitterand बनेगा ये COH CH2 CH2 फिर CH CO माइनस और NH3 प्लस। ठीक है, अभी इस टाइम में ये सब भूल जाइए, इसका जो पीके वगैरह लिखा हुआ है ना, ये पीके बस इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि कौन सा पहले जो है वो आयनाइज होगा। ठीक है, इसके बाद एक और अगर हम लोग आयनाइजेशन करेंगे तो इसमें NH3 का आयनाइजेशन होना चाहिए या फिर COH का आयनाइजेशन होना चाहिए, आप बताओ पीके देख करके पहले कौन आयनाइज होगा। NH3 में और COH में, COH होगा बिल्कुल क्षितिज। ठीक है, तो इसके बाद जब हम लोग इसको आयनाइज करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बराबर, तो इसको जब हम लोग आयनाइज करेंगे तो ये हो जाएगा CO माइनस, ये हो गया CH2 CH2 CH CO माइनस और ये हो गया NH3 प्लस। ठीक है, ये इस पॉइंट पे जब हम लोग बीच वाला पॉइंट हमारा है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ये ज्विटर आयन। ठीक है, दूसरे कलर से बना देते हैं, ये इस पॉइंट पे ज्विटर आयन है ना। और इसी का मुझे जो है वो पीएच निकालना है, हम लोगों को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का पीएच निकालना है। तो इसका पीएच निकालने के लिए ये जो पूरे रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में जो हमारा पीके आया है, pKa1 और सेकेंड रिएक्शन का जो pKa2 आया है। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए हम लोग पीएच इसी का निकालते हैं, pH इज pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमारे लिए pKa1 कितना है, इसका वैल्यू, pKa1 का वैल्यू ये 2 होगा, है ना। और pKa2 का वैल्यू कितना है, बोलो कितना आना चाहिए pKa2 का वैल्यू। फोर आएगा क्योंकि आयनाइज तो ये हो रहा है ना, बिल्कुल, है ना। तो इसी हिसाब से हम लोग जो है वो पीएच निकाल रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में क्या गलती कर रहे थे कि हम लोगों ने बस इसको आयनाइज कर दिया था और उसके बाद इसको आयनाइज करने के बाद इसका पीके ले रहे थे, बट द थिंग इज कि जब आप इसका रिएक्शन लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि बीच वाला ज्विटर आयन का हम लोग पीएच ऐसे निकालते हैं। तो ये सब हर केसेस में यही होगा, हर इन ईच एंड एवरी केस यही होगा कि आप ज्विटर आयन के पहले वाला मॉलिक्यूल बनाइए, ज्विटर आयन के बाद वाला मॉलिक्यूल बनाइए, उससे आपको पता चलेगा कि pK1 क्या है और pK2 क्या है, उसके बाद जो है आप उससे निकाल सकते हो पीएच। सो दैट्स व्हाई इसका जो पीएच आ रहा है वो आपका 3 आ रहा है। ठीक है, कि pK1 pK2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले में भी ऐसे ही करेंगे कि पहले आयोनाइज जो होगा वो हमारा होगा COH, उसके बाद जो आयोनाइज होगा उसके बाद ये वाला COH होगा। ठीक है, तो पहले जब आयोनाइज हो गया, हाँ, तो जब आयोनाइज हो गया ऑलरेडी तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, आयोनाइज हो गया तो उसके बाद हम लोग pK1 और pK2 लिख सकते हैं। तो इसका pK1 और pK2 जा करके आपका 3.25 दे रहा है। ओके, सो इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कुछ
जो है और गड़बड़ ना करें इस कॉन्सेप्ट को लेकर। सो इफ वी हैव जैसे कि COH तो फर्स्ट रिएक्शन का जो पीके है उसको PK1 कह रहे हैं। इसको हम लोग कह रहे हैं PK2। और ये पार्ट जो है हमारा वो ज़ेटा है। ठीक है, तो एक हो, दो हो, तीन हो, जितना भी हो, आप ज़ेटर बनाइए। ज़ेटर के पहले वाला जो रिएक्शन है, पहले वाला कंपाउंड, ज़ेटर के बाद वाला जो कंपाउंड है वो बनाइए। उससे फिर आपको देखना पड़ेगा कि पीके क्या है और PK2 क्या है, उस हिसाब से। फिर इसके बाद ये फर्दर और भी क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है इनटू H+ एंड NH2। तो फिर जाकर के आपका वो PK3 भी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला भी, थर्ड वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को तो कोई डाउट तो नहीं रहा ना? नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 हुआ क्या? 27 का आया आंसर डी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में क्या क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द अनायन, द नेट चार्ज इज जीरो, यस साकेत, एंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ज्विटर आयन विल बी प्रेजेंट। मैच द कॉलम का देखते हैं। मैच द कॉलम का आंसर आप मैच कर लो एक बार। अगर अगर कुछ नहीं आता है तो बताना, कोई पार्ट अगर नहीं आया हो तो ए का PR आ रहा है, बी का QS आ रहा है, ये है मैच द कॉलम। और सी का QS आ रहा है
और डी का पी आर आ रहा है। कोई डाउट है क्या किसी को किसी पार्ट में? नहीं, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आया है, कहाँ गया था ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, सो दिस विल बी द आंसर बी सी एंड डी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो प्रोटीन स्टार्ट कर चुके थे, और प्रोटीन में हम लोगों ने जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। जस्ट गिव मी अ सेक। सो प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था, वी वर टॉकिंग अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। सो प्रोटीन में जो है वो पेप्टाइड लिंकेज होगा एज वी नो, एंड ये कंडेंसेशन उससे होकर के गुजरता है। And there are two classifications of the protein. One is fibrous and other one is the globular proteins. ठीक है, इसके बाद जो है हम थोड़ा बहुत और डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चर के बीच में, कि the structure and the shape of proteins can be studied in at 4 different levels: primary, secondary, tertiary and quaternary. ठीक है, each level being more complex than the previous one. तो देखो जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे दिखता है स्ट्रक्चर। ये देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, और इसमें जो आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो कलर्स आर डिफरेंट एटम्स, एज वेल एज यू कैन आल्सो कंसिडर इट टू बी अ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक कुछ यूनिट होगा, द प्रोटीन इज नथिंग बट दैट इज अ पॉलीमर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट। और उस प्रोटीन्स में जो भी है वो आपको पेप्टाइड लिंकेज से बॉन्डेड रहेगा। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो जैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है प्राइमरी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, कि ये आपका जो है हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका, और फिर जाकर के आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर जाकर के जुड़ गया और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट विल बी द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर आपस में जुड़ गए तो फिर दैट विल बी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो बट द थिंग इज कि हम लोग इसको अगर वन बाय वन देखें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैसा होता है, so it may have one or more polypeptide chains। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज हो गई डेफिनेटली, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ईच पॉलीपेप्टाइड in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence, and it is in the sequence of it is this sequence of amino acid that is said to be the primary structure of that proteins, right? So that will be the primary protein, different peptide linkage और different जो है वो आपका उसमें sequence होगा, and those sequence will be known as the primary structure. Secondary structure देखो, जैसे the secondary structure of protein refers to the shape in which a long peptide chain can exist, and they are found to exist in two different types। कौन कौन सा होता है? अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट, ये दो इसका स्ट्रक्चर है। अल्फा हेलिकल कैसा दिखता है? ये देखो, ये अल्फा हेलिकल है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, सो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं कि ये कैसे जो है वो रोटेट हो रहा होगा नॉर्मली। ठीक है, तो उस हिसाब से द पॉइंट इज कि कैसे भी रोटेट हो सकता है, बट द थिंग इज कि इट विल बी हेलिकल। ठीक है, सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉन इन 2D। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है।
इसमें जो है आपका एमीन्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसकी वजह से ये जो है इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, ठीक है। सो these are found to exist in two different form, as I said, alpha helical or beta plated sheet, and these structure arises due to regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to a hydrogen bonding between carbonyl and NH group of the peptide bond, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, और ये भी हाइड्रोजन किसका है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो कि बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी आपका ये स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ है और एमीन ग्रुप के साथ है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने पहले बताया था, दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप मिक्स कर दोगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या होता है कि इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप, फाइब्रस और ग्लोबुलर, ठीक है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स। सो जो भी इसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये सारे जो मेजर आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बस टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लग रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी लगता है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो मेजर है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अदरवाइज डाइसल्फाइड लिंकेज जो है वो हो सकता है, दैट माइट बी पॉसिबल इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। वैन डर वाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर का देखेंगे तो सम प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स referred to as subunits. The spatial arrangement of the subunits of the respective with respect to each other is known as quaternary structure. क्या लिखा है ये लिखा है the spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary. अच्छा ठीक है। So this is talking about this structure कि tertiary structure को अगर आप और mix कर दोगे तो you will get the quaternary structure. इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने का है वो ये है, आपका कौन कौन से बॉन्डिंग्स होंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार अगर लिख लो या फिर ध्यान में रख लो या पढ़ लो तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन में। सो प्रोटीन जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जा रहा है दैट हैज थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी। तो क्वार्टिनरी नॉर्मली क्वार्टिनरी प्रेजेंट होता है जो भी आपका स्ट्रक्चर्स है। सो इसको हम लोग कहते हैं नेटिव प्रोटीन, जो भी बायोलॉजिकली प्रोड्यूस होता है प्रोटीन उसको दैट इज कॉल्ड एज नेटिव प्रोटीन। So when a protein in its native form is subjected to physical change like temperature या फिर chemical change like pH, ठीक है, और the hydrogen bondings are disturbed, right? So this is known as the denaturation of protein, right? So due to this the globules unfold, helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of प्रोटीन्स। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं लाइक वी कैन चेंज द टेम्परेचर और वी कैन चेंज द पीएच और वी कैन चेंज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर वी कैन डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। तो इस तरीके से
हम लोग डीनेचर कर सकते हैं प्रोटीन को। सो नॉर्मली प्रोटीन का काम ये क्या होता है, प्रोटीन का एक अगर बायोलॉजिकल प्रोटीन है तो उसका एक स्पेसिफिक काम होगा ना कि भाई ये प्रोटीन ये काम करेगा, राइट। तो वेन एवर वी चेंज दैट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर पीएच चेंज कर दो, ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो है वो आप यू डोंट फील गुड, ठीक है, स्टोमक एक हो रहा है, ठीक है, दैट इज द रीजन वाई कि पीएच का जो है वो ड्रास्टिक चेंज आता है हमारे स्टोमक में बिकॉज ऑफ दैट कि स्टोमक एक हो रहा है, ठीक है। और या फिर नॉर्मल फ्लू भी जो हो रहा है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस की आपका प्रोटीन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है एंड दैट प्रोटीन इज बीइंग डिस्टर्ब बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, राइट। So they go through a chemical change or they go through a change in the pH. That's why the protein is not going to work. So protein का denaturation जब हो रहा है तो what is going to happen is कि the globules will unfold and the helix will get uncoiled. ठीक है, ये इसका इफेक्ट है, ये दो इफेक्ट है जब भी denaturation हो रहा होगा तो, ठीक है। तो ग्लोब्यूल्स हम किसकी बात कर रहे हैं, इसको हम बात करें ग्लोब्यूल्स की। ये जो आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट ये जो कॉइल्स है इसको ग्लोब्यूल्स कह रहे हैं। दिस इज 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। हेलिक्स हम लोग इसको कह रहे हैं, ये जो आपस में ही घूमा हुआ है। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको एक हेलिक्स, एक ये भी हेलिक्स दिख रहा है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हेलिक्स इज ग्लोब्यूल्स, राइट। और वहां से फिर आप जो है उसको या तो अनकॉइल कीजिए या फिर डिस्टर्ब कीजिए, अनफोल्ड करिए। During denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed, but primary structures remain intact, right? Or the coagulation of egg white when boiling is a common example of the denaturation. Another example जो है वो मिल्क से हम लोग कर्ड जो बनाते हैं, that is also denaturation of protein. So उसमें जो लैक्टोज है आपका वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, that's why milk is getting converted into curd, right? So एग की अगर हम लोग बात करें तो एग में भी वही होता है कि एग को अगर आप बॉईल करोगे तो जो उसका सब्सटेंस है अंदर लिक्विड वाला सब्सटेंस, सो एग इज व्हाट, एग इज अ सेल, राइट। और उस सेल के अंदर आपका एक न्यूक्लियस है वगैरह वगैरह जो भी प्रोटीन्स होंगे उसमें। सो whenever you change the temperature of that protein, so जब भी आपका एग से बॉइल्ड एग में कन्वर्ट हुआ कोई प्रोसेस से, मान लो कि ये बॉईल कर दिया हमने एग से बॉइल्ड एग, में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है, राइट। ऐसा हमें लगता है कि एग क्या है, लिक्विड है, लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब इसका हम लोग एंट्रोपी चेंज देखेंगे, व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस, तो ये दिमाग में हमें आता है कि लिक्विड से सॉलिड जब जाता है तो इसका एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करना चाहिए, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है इस केस में कि एंट्रोपी आपका इंक्रीज कर रहा होता है रादर देन डिक्रीजिंग। द रीजन फॉर दैट इज कि आपका प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो रहा है, delta S of this process is greater than 0, right? Even though it is converting from a liquid substance to a solid substance, but the thing is कि the proteins are getting denatured या proteins are getting denatured और helix जो है वो uncoil हो रहा है आपका और globules जो है वो unfold हो रहा है, right? तो इसकी वजह से जो है आपका entropy वो increase हो जाना चाहिए, because ये एक क्या बोल सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड वेव से एक डिसऑर्डर्ड वे में जा रहा है। तो एग में जो प्रोटीन्स है दैट इज ऑर्डर्ड प्रोटीन, तो ये ऑर्डर से डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई इसका जो डेल्टा एस है ऑर्डर। So delta S of this process is greater than 0, ठीक है। ये जेई मेंस में पूछा भी गया है पहले। और कोआगुलेशन क्या होता है, कोआगुलेशन हम लोग जो है इसकी बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम लोग लेते हैं तो उसकी बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन लोगे तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग जो है सस्पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं वाया सम मेथड्स, ठीक है।
सो सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस किसका है? बस सॉल्यूट्स पार्टिकल के साइज का डिफरेंस है ना, कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका जो पार्टिकल साइज है दैट रिमेन्स बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, राइट। और आपका जो सस्पेंशन है उसमें दैट विल बी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो अगर आप इसका साइज इंक्रीज कर दो तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो आपका सस्पेंशन में चेंज हो जाएगा, है ना। और ये कैसे कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं कि इंडिविजुअल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड इसको ला करके कंबाइन कर दिया मान लो, इसको बोलते हैं कोआगुलेशन, ठीक है। मतलब साथ में आकर के मिलना और संगठन बना लेना, ठीक है। एक एक कमेटी जैसी, जैसा कमेटी होता है ना वैसे आके बना लेना और अपना साइज इंक्रीज कर लेना, इसको कोआगुलेशन कहते हैं। अगर सब लोग अलग अलग होंगे तो अलग अलग जब थे सारे पार्टिकल्स, उसके बाद आकर के वो मिले, जब वो आकर के आपस में पास में मिले तो उनका जो पार्टिकल साइज है वो इंक्रीज हो गया, तो दैट कोलाइडल सॉल्यूशन हैज कन्वर्टेड टू अ सस्पेंशन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोआगुलेशन, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे कोआगुलेशन के बारे में जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ, इज द एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स को हम लोग बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं उनमें कैटलिस्ट की तरह काम करता है एंजाइम्स। So life process involves a sequence of reactions and all these reactions occur in the body under very mild condition, ठीक है। This occurs with the help of certain biocatalyst, जैसे मैंने बोला आपको biocatalyst, right। तो biocatalyst is nothing but that is enzymes, okay। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दो तरीके के प्रोटीन होते हैं ना, एक फाइब्रस होता है, ग्लोबुलर्स होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसको कर ही लेते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। इट्स समथिंग लाइक दैट, okay। So for example, the enzyme that catalyzes hydrolysis of maltose into glucose is known as maltase, ठीक है। माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको माल्टेज कहते हैं, जो एंजाइम यूज होता है, राइट। तो ये एंजाइम मान लो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो भी चीज खा रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना, वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू ग्लूकोज, तो एवरीथिंग इज बीइंग कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज इज अ पावर सोर्स, राइट। वही हमें जो है वो एनर्जी देता है। सो एवरीथिंग जो है, each and every food item is going to be getting converted into glucose, right। So maltase क्या करता है? अगर we have suppose we have consumed maltose, तो maltase का काम है वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो जैसे कुछ हमारे पास एंजाइम्स हैं और उसके सोर्स हैं और उसके एंजाइम के रिएक्शंस हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास माल्टेज है, देखो तो माल्टेज का जो सोर्स है वो यीस्ट है और ये माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के काम आता है। फिर सिमिलरली आपका सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने का जो काम है वो इन्वर्टेज का है, ठीक है। दिस इज एंजाइम। जाइमेज का काम है इथाइल अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। डायटेज का काम है स्टार्च से माल्टोज बनाना और इसका जो सोर्स है वो मॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेज, ये सोयाबीन से मिलता है, यूरिया से अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता है, ओके। एंड पेप्सिन जो है वो स्टमक में मिलता है, तो प्रोटीन्स को वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। देख लो इसको एक बार, आप लिख लो उसको कहीं पे टेबल बना के। हाँ, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा प्रशांत, यस।
बट फॉर जेई मेंस, ठीक है, जेई एडवांस जो है वो ऐसे याद रखने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन जो जेई मेंस का क्वेश्चन है, सो यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब जेई मेंस में अब एनसीईआरटी से कितना डेप्थ में पूछ रहे हैं। सो दे आर आस्किंग, नाउ दे आर आस्किंग मेनी थिंग्स, मतलब द थिंग इज कि बहुत सालों से वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन एनसीईआरटी राइट नाउ, सो नाउ दे आर मूविंग इनटू द डेप्थ ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। तो now let's see कि how enzymes work, which is the mechanism of the enzymes. So मैं पिक्टोरियली पहले बता देता हूँ, then we'll move to the theory. हाँ, पिक्टोरियली देखो, जैसे कि एंजाइम्स जो है वो एक तरीके से लॉक की तरह, लॉक का जो की होता है ना उसकी तरह काम करता है। तो नॉर्मली कोई भी लॉक जो है वो अपने की से ही खुलेगा ना। सो एंजाइम्स एक्ट लाइक दैट कि कोई भी अगर साइट है या फिर कोई भी सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, वो अगर रिएक्शन करना है उसको, तो एंजाइम जा करके उस पर फिट होगा और फिट होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फिर जो है वो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका काम होता है। बट द थिंग इज कि एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन, एज बिकॉज दिस इज अ बायोकैटलिस्ट. Similar to the action of the chemical catalyst, enzymes are said to reduce the magnitude of the activation energy. Okay, activation energy को कम कर देता है. There are number of cavities present on the surface of the colloid particles of the enzymes. Normally जो enzymes का जो solution होता है that is colloidal in nature. Okay, so and there are many active sites. Active sites का मतलब है कि जहाँ पे reaction हो पाएगा, ठीक है. Active site का मतलब जहाँ पे reaction होगा या हो पाएगा. फिर these cavities are of characteristic shape and possesses active groups like NH2, COH, SH and OH. ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, उन एक्टिव साइट्स में. इस यही फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो एंजाइम्स है वो इसकी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो आपका रिएक्टेंट है वो उसकी तरफ, ठीक है. और इसी एक्टिव साइट्स में इन ग्रुप्स की वजह से जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है. सो दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर्स ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम पार्टिकल. ऑलराइट, तो बाइंडिंग कैसे कर रहे हैं देखो, जैसे स्टेप 1 में कर रहे हैं हम लोग कि बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. जो हम लोगों ने पिक्टोरियली दिखाया था ना, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे रिएक्शन के तौर पर कि ई को एंजाइम ले रहे हैं, एस को सबस्ट्रेट ले रहे हैं, वेयर ई एंजाइम इज अ कैटलिस्ट, सबस्ट्रेट जो है वो आपका रिएक्टेंट है, और फिर इसके बाद जो है एक कॉम्प्लेक्स बना ई एस, ये कॉम्प्लेक्स, और ये ई एस फिर जाकर के ब्रेक हो गया इनटू ई एंड पी. ठीक है, देख लिया कैसे होता है ये. और why we are representing this with a simple figure is क्योंकि रिएक्शन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है. एंजाइम का फॉर्मूला हम लोग नहीं लिख पाएंगे बिकॉज दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है. सिमिलरली रिएक्टेंट का भी अब जो हम नहीं लिख सकते, हम लोग सिंपली बस ऐसे देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो हमारे पास जो एंजाइम है ना, जैसे स्टार्च से माल्टोज जो है वो बना सकते हैं, या फिर माल्टोज से ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोगों ने देखा है, ठीक है. लेकिन ये रिएक्शन अगर नेचुरली हो रहा है, ठीक है, लैबोरेटरी में नहीं, नेचुरली हो रहा है किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में, किसी एनिमल बीइंग में, ठीक है, या फिर किसी प्लांट में अगर ये हो रहा है, तो इसका इसके प्रोसेस को हम लोग कैसे दिखाएंगे, वो इसका पिक्टोरियल व्यू है.
नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स में जो है वो हम ये कह सकते हैं विटामिन्स को कि एक तरीके से हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड और बॉडी, और कुछ विटामिन जो है वो हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है। जैसे विटामिन डी जो है वो आपको सनराइज से मिलता है, बट नॉट लाइक कि मतलब 12 बजे धूप में एकदम कड़े धूप में जाकर के खड़ा हो जाओगे और बोलोगे मुझे विटामिन डी मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। देर इज अ स्पेसिफिक टाइम, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि कौन सा टाइम है विटामिन डी, लेकिन नॉर्मली जो सुबह का टाइम होता है ना जब व्हेन द सन राइजेस, तो उस टाइम में जो है कहा जाता है कि इस टाइम पे विटामिन डी जो है वो मिलता है। सो ऑब्वियसली विटामिन डी जो है वो आपको और भी दूसरे सोर्सेज से मिल सकता है, बट दैट इज द मोस्ट पॉपुलर नोन सोर्सेज ऑफ विटामिन। सिमिलरली विटामिन सी जो है वो आपको लेमन से मिलता है, फिर देयर इज विनेगर, राइट, ये सब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो विटामिन जो है वो क्यों ज़रूरत है, बिकॉज सर्ट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिसोसिएटेड, एंड दे कैन बी डिसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ विटामिन्स एंड द एंजाइम्स। ठीक है, सो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट, बट देयर डेफिशिएंसी कैन कॉज अ स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, और दीज कंपाउंड्स आर नोन एज विटामिन्स। सो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organism। ठीक है, एग्जामिनेशन में आएगा तो ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ये जो ग्रीन लाइन में है। Organic compound required in diets in a small amount to perform a specific biological function for normal maintenance of optimum growth and health of the organism। ठीक है, कितना सही डेफिनेशन है देखो एकदम। So if we classify vitamins, there are two classifications of vitamins. One is fat soluble and another one is water soluble। Fat soluble vitamins जो है वो the vitamins which will be soluble in fats or oil but insoluble in water। Example कौन कौन सा है कि fat soluble vitamins का example है विटामिन A, D, E and K। ठीक है, और मोस्टली दे आर स्टोर्ड इन लिवर। ठीक है, और एडिपोज में भी होता है। एडिपोज इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू जो मेनली हमारे मसल्स में होता है। तो जैसे बोलते हैं ना लोगों की अ, कि तुम्हारी तोन निकल गई है या फिर पेट जैसे किसी का बड़ा हो, या फिर नॉर्मली जिसको फैट है, ठीक है, थोड़ा फैट अगर जमता है किसी मसल में तो दैट मसल के ऊपर फिर ये एडिपोज का एक लेयर आता है विच एक्चुअली स्टोर्स दोज फैट्स। ठीक है, सो आपका मसल है वो मसल में एडिपोज का एक लेयर आ जाता है एंड दैट लेयर कंसिस्ट ऑफ द फैट्स। ठीक है, तो नॉर्मली इसको जो रिमूव करना है दैट इज प्रीटी मच टफ एडिपोज अगर है मसल में तो। एंड नॉर्मली पीपल डू मैनी थिंग्स, वर्कआउट करते हैं वगैरह वगैरह जो भी है। Next is water soluble vitamins। Water soluble vitamins are vitamin B and C except for B12। ठीक है, B12 को छोड़ के। So B group vitamins and vitamin C are soluble in water, so they are grouped together। Water soluble vitamins must be supplied regularly in our diet क्योंकि वो जल्दी वाटर में soluble हो करके through our excretory system वो निकल जाता है। ठीक है, और it cannot be stored एक्सेप्ट फॉर विटामिन 12। विटामिन 12 जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है, लेकिन विटामिन 12 B12 विटामिन B12 राइट, विटामिन बी जो है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। देखो जैसे कुछ सोर्सेज और कुछ डेफिशिएंसी है ऑन द बेसिस ऑफ दोज विटामिन, कि अगर विटामिन ए मिलता है, जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलेगा, फिश से मिलेगा, लीवर ऑयल से मिलेगा, कैरेट से मिलेगा, बटर से मिलेगा एंड मिल्क से मिलेगा। ठीक है, डेफिशिएंसी अगर होगा इसका विटामिन ए का तो हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई हो जाएगा, या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, एंड मोस्टली रिलेटेड टू आई विटामिन ए।
ठीक है, इसको हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई को कहते हैं जेरोथैल्मिया। ठीक है, जेरोथैल्मिया। विटामिन बी अगर हम लोग लेते हैं तो ये कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स और सीरियल से मिलेगा, जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हो गया वो। फिर मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी, इस सब का जो है वो सोर्स है विटामिन बी का। विटामिन बी टू देखो, जैसे विटामिन बी टू आपका इनमें मिलेगा, मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी में मिलेगा। ठीक है, ये विटामिन बी वन का था, ये वाला जो ऊपर वाला है। थोड़ा मैं फ्लो फ्लो में आके पूरा मैंने पढ़ दिया, हालांकि ये इधर इतना ही बी वन। ठीक है, इसकी वजह से बेरी बेरी होगा। फिर विटामिन बी टू मिलेगा आपको मिल्क से, एग वाइट से, लिवर से, और इसका अगर डेफिशिएंसी होता है तो इट्स डेफिशिएंसी विल कॉज चेलोसिस, जिसको बोलते हैं फिशरिंग एट कॉर्निया और ऑफ माउथ एंड लिप्स। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होगा, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन्स। ठीक है, तो नॉर्मली ये ऐसा ही बर्निंग जो होता है वो उसकी वजह से होता है, स्किन्स में बर्निंग होता है, या फिर जो आपका स्किन जो है, स्किन का एक लेयर टियर ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, और स्पेसिफिकली विटामिन बी टू। फिर देन वी हैव विटामिन बी सिक्स। इसमें भी देखो, जैसे आपको दिखाई देगा कि मोस्टली आपको मिल्क जो है वो बहुत सारे विटामिन में दिखाई देगा, है ना, और ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क, या फिर एग। ठीक है, एग भी आपको बहुत जगह दिखाई देगा। सो नॉर्मली इसीलिए बोलते हैं कि ये सब जो है कंज्यूम रेगुलरली करते रहना चाहिए। सो जैसे विटामिन बी सिक्स है, विटामिन बी सिक्स से आपको कन्वर्जन होंगे, दैट इज द डेफिशिएंसी डिजीज। बी ट्वेल्व से जो है वो आपका आरबीसी डेफिशिएंसी होगा, रेड ब्लड सेल का, हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो दिस दैट इज नोन एज अनीमिया, राइट, और स्पेसिफिकली बोले तो परनिकियस अनीमिया। विटामिन सी अगर नहीं होगा तो फिर डेफिशिएंसी विल कॉज स्कर्वी। ओके, और विटामिन सी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, आपको देख सकते हो, देख लो एक बार आप खुद से। फिर विटामिन डी देखो, एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश, एग यॉक। ठीक है, फिर विटामिन ई और के। विटामिन ई मिलेगा हमें वेजिटेबल ऑयल से, व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल से, और अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया तो देन इट विल इंक्रीज्ड फ्रैजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। विटामिन के जो है ग्रीन लीव्स और वेजिटेबल से मिलेगा, अगर इसका डेफिशिएंसी है तो क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। तो नॉर्मली जिसका अगर कट लगता है और क्लॉटिंग नहीं होता है तो उसको कहते हैं कि आपके विटामिन के की कमी है, या फिर नॉर्मली he or she is a sugar patient. That's that is the case. ठीक है, सो जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, जैसे कि विटामिन बी को हम लोग थायामीन कहते हैं, विटामिन बी टू को हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी सिक्स को हमको हम लोगों को पाइरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी को एस एक्सकॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम भी हैं। तो हम लोगों को देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोगों को मैच करना है कि क्या क्या हो सकता है उसके डेफिशिएंसी की वजह से।
देख लो ऊपर है हमारे पास, प्लीज कर देता हूँ, ऊपर सब लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी ऊपर से भी चेक कर सकते हो, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रिबोफ्लाविन देखते हैं, तो रिबोफ्लाविन के डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, देखो रिबोफ्लाविन बी टू है, इसके डेफिशिएंसी से चिलोसिस हो रहा है आपको, सॉरी आपको नहीं, मतलब चिलोसिस हो रही है इसके डेफिशिएंसी से। सो वन के लिए हो जाएगा आपका सी, है ना। और थायमीन की वजह से बी वन की वजह से बेरी बेरी हो रहा है, राइट। तो सेकंड तो हो जाएगा ए, राइट। और फिर पायरिडॉक्सिन क्या है, पायरिडॉक्सिन है बी सिक्स, इसका इसके इसकी वजह से कन्वर्जन होगा, है ना। तो जो आपका ऑप्शन आ रहा है सही वाला ऑप्शन वो ए है, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, ये आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है, दिस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन 2020 January जेई मेंस क्वेश्चन। So they are asking about many things from NCERT directly now। इसलिए मैं कह रहा था कि वो जो टेबल्स है, वो टेबल्स आपको अगर याद है तो यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। आई गेस कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था क्या पहले? क्या लग रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज अ बेसिक अमीनो एसिड, बेस होना चाहिए। हम्म, क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना? मेरे पास नहीं है। सो इसका आंसर जो है वो सी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। बेसिक देखना हम लोगों को, तो नॉर्मली हम लोग बेसिक अमीनो एसिड्स कैसे क्लासिफाई करते हैं। बेसिक अमीनो एसिड हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ज़्यादा अगर आपके पास एमीन्स है या NH2 ग्रुप है तो आपका वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। अगर आपके पास अगर आपके पास ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो आपका एसिडिक अमीनो एसिड होगा, ठीक है। और यहाँ पे दो दो एमीन्स की वजह से आपका COH ग्रुप होगा।
COH ग्रुप एक है। आपका COH ग्रुप एक है और दो एमीन ग्रुप है, इसीलिए दैट इज अ बेसिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। So it has been observed that the nucleus in a living cell is responsible for the transmission of the inherent characteristics, which is called as hereditary। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं डीएनए की बात चल रही है, which is nucleic acid। So the all particles in the nucleus of the cell responsible for hereditary are called chromosomes, which are made up of proteins and another type of biomolecules called nucleic acids। ठीक है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन है हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वन इज डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज डीएनए, एंड अनदर वन इज राइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज आरएनए। ठीक है, since nucleic acids are long chain polymers of the nucleotides, so they are also called polynucleotides। इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को। द केमिकल कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का तो क्या है, देखो जैसे द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए और आरएनए विल यील्ड अ पेंटोज शुगर, फॉस्फरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स लाइक बेसेस। ठीक है, तो ये सब जो है आपको हाइड्रोलाइसिस पे मिलेगा। बट द थिंग इज कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन, इन सब चारों से मिल करके बनता है। ये चार कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए के। ठीक है, सो डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या है कि इट इज अ शुगर, द डीएनए मॉलिक्यूल्स, the sugar moiety is beta D2 deoxyribose, whereas RNA molecule is beta D ribose। ठीक है, मोइटी का मतलब होता है कि किससे बना हुआ है, what is it constitutes of। ठीक है, तो डीएनए किससे बना है, इट इज फॉर्म्ड बाय बीटा D2 deoxyribose। ये है, ये बीटा 2 deoxyribose। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। और बाकी आरएनए मॉलिक्यूल्स का क्या है, इट इज बीटा डी राइबोस, दिस इज बीटा डी राइबोस। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि दे आर नॉट इवन कनेक्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं कि रिलेटेड, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया। यहाँ OH की जगह H आ गया है आपका, तो ये डिफरेंस है। वही अगर हम लोग आरएनए का देखें तो डीएनए का जो कोडिंग होता है वो AGCT, ऐसे ऐसे हम लोग देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन का है। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। आरएनए में जब देखेंगे तो आरएनए में फर्स्ट थ्री इज कॉमन, एडेनाइन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन। वहां पे थाइमाइन की जगह यूरासिल होता है। ठीक है, that makes RNA। Okay, so RNA also contains 4 bases, but the first 3 bases are same as in DNA, and the fourth one is uracil। So these are the structure। ठीक है, so आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि एक इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको जो है ड्रॉ करके देखना कैसे ड्रॉ करना है, वाया इस तरीके से एक बार ड्रॉ करना। ठीक है, मतलब द थिंग इज कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप इसको बना करके देखना एक बार कि कैसे बनता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी दिया होगा, आप कंटिन्यूसली इसको इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो याद नहीं रहेगा, तो इसलिए ये ऐसे स्ट्रक्चर में आप इसको बना करके देखना।
तो गिवन जो है वो आपका एनसीईआरटी में वो ऐसे ही है, एटम्स वहाँ पे बनाए हुए हैं, एटम्स यहाँ नहीं बनाए हुए। तो ऐसे फॉर्म में भी आपको याद रहेगा, तो यू कैन नो कि आपको दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि एडेनाइन है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर और द कॉम्पोजिशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए। अब स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का कैसा होता है स्ट्रक्चर, कि a unit formed by attachment of base to one dash position of sugar is known as nucleoside। ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियोसाइड है, C1 डैश C1 से कोई बेस कनेक्टेड है, ठीक है, राइट। तो ये शुगर है और शुगर के C1 से आपका बेस कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। When nucleoside is linked to phosphoric acid at 5' position of the sugar, we get nucleotide। ठीक है, अगर 5' पोजीशन से आपका फॉस्फोरिक ग्रुप लगा हुआ है तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, so nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between 5' and 3' कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, कैसा दिखता है वो, ये देखो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, कि यहाँ से आपका जो बेस नॉर्मल कनेक्टेड है वो यही है न्यूक्लियो, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। और इन दोनों में जब आपका C3' से कनेक्शन हो जाएगा तो ये C3' से कनेक्शन को हम लोग जो है वो डाई न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, या फिर इसको क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स व्हेन जॉइन विद फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 3 एंड इट इज नोन एज डाई न्यूक्लियोटाइड। हाँ, कहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये लिखा है। सो इसका ऐसे कनेक्शन होगा, इनका ही कनेक्शन जो है हम लोग देखेंगे तो दैट विल बी प्रेजेंट इन आवर डीएनए। ओके, तो द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड चेन इज गिवन बिलो। कैसा है कि शुगर है, बेस है, फिर फॉस्फेट है, फिर जाकर के शुगर है, बेस है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसी का एक लॉन्ग चेन अगर हम लोग बनाते जाए, है ना, तो इसके लॉन्ग चेन से हम लोगों को जो है अब न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, और दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। कि ये देखो, ये 3' वाला चेन है ना, और एक 5' वाला चेन। दिस इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देख लो ना, CG80 और CG जुड़ा हुआ है ना, ए के साथ टी, एडेनाइन के साथ ए के साथ टी जुड़ रहा है और जी के साथ सी जुड़ा हुआ है। फिगर में देख कर दिखाई दे रहा है। इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर देखो, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, इसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कह रहे हैं यहाँ पे। इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद आप ये रखो कि ए के साथ टी कनेक्टेड होता है और जी के साथ सी कनेक्टेड होता है। फिर इसका न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट क्या क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट शुगर है, एक बेस होगा और फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड का जो डेरिवेटिव है विच इज नथिंग बट फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको मिल करके न्यूक्लिक एसिड बना करके दे रही है। So the information regarding the sequence of the nucleotide in the chain of a nucleic acid is called its primary structure। जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जैसे कि अभी मैंने बोला C के साथ G कनेक्टेड है, A के साथ T कनेक्टेड है, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। Two nucleic acid chains where
are wound about each other and held together by hydrogen bonds between the pair of the bases. Okay, तो जो भी आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है, that helical structure is because of the hydrogen bondings, all right, as well as the connection between those sugars. So the two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pairs of the base. ठीक है, वो यही चीज कह रहे हैं, घुमा फिरा के बात वही है कि द पॉइंट इज कि डबल हेलिकल जो है उसके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा. एंड एडेनाइन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमाइन, whereas cytosine forms hydrogen bonds with guanine, है ना. तो ये कनेक्शन जो है बीच में किसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है कनेक्शन. In secondary structure of RNA, single strands helical is present, which sometimes fold back on itself. Fold back. Okay. RNA molecules are of three types, and they perform different functions. Their name is messenger RNA, mRNA, ribosomal RNA, RNA बोल रहे हैं उसको, एंड ट्रांसफर RNA, tRNA बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये तीन तरीके के RNA होते हैं. इसमें याद रखने वाला चीज मैंने जैसे बोला कि आपको ये जो ग्रीन में है ये आप ध्यान में रखो कितने टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स हैं. ठीक है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके बीच में वो याद रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, स्ट्रक्चर में अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद रहे तो मतलब स्ट्रक्चर क्या मतलब सीक्वेंस, अगर आपको ये याद रहे कि न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस क्या है तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. और क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं से बनेंगे. फिर क्वेश्चन और कहाँ से बन सकता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है. ठीक है, और आरएनए और डीएनए में कौन कौन से बेसेस हैं आपके पास, वो आपको याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है. फिर ये डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है और आरएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, आई एम सेइंग कि आपको याद रहना चाहिए कि डीएनए के अंदर बीटा डी डीऑक्सी राइबोज है और आरएनए में बस राइबोज है, बीटा डी राइबोज. कुछ चीजें हैं जो कि मुझे डिस्कस करनी है, विच इज लेट्स से दैट कि दे आर मिसलेनियस टॉपिक्स. जैसे कभी कभी आपको एक डेफिनेशन दिखाई देगा या एक वर्ड दिखाई देगा, एपीमर्स. ठीक है, तो एपीमर्स जैसे एनोमर्स हम लोग ने डिफाइन किया था ना. एनोमर्स क्या होता था कि C1 में डिफरेंस होता था, है ना. ये फर्स्ट कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिफरेंट है तो दे आर एनोमर्स. एपीमर्स में क्या होगा ना कि किसी भी एक कार्बन में अगर डिफरेंट होगा तो दैट विल बी नोन एज एपीमर्स. ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द पेयर ऑफ या फिर एनी पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स DIA stereo that differ in configuration that differ in configuration at only one carbon. कार्बन जब मैं बोल रहा हूं तो दिस मीन्स कि ओनली वन कार्बन विच इज कायरल. मतलब कोई भी एक कायरल कार्बन, नॉट नेसेसरी कि वो वन ही हो. ठीक है, तो एनोमर्स जो है वो एपीमर्स का टाइप है. ठीक है, एनोमर इज अ टाइप ऑफ एपीमर.
ठीक है। और एनोमर तो हम लोगों ने पहले डिफाइन कर लिया है, ये व्हाट आर दे। एनोमर में C1 में डिफरेंस होगा, एपीमर्स में किसी में भी हो सकता है, C1 C2 C3 C4 C5, राइट। तो जैसे अगर मान लो अ, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर लिया, वापस मैं आ रहा हूँ इस पे, हम लोगों के पास मान लो कि ये एक स्ट्रक्चर है, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर, मान लो कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा लो, उसमें एक जगह कहीं चेंज कर देते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी एपीमर्स। अगर मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन यही है कि दे आर एपीमर्स। ठीक है, कोई पूछेगा सर सिर्फ C2 में क्यों किया, C3 में क्यों नहीं किया, तो C3 में भी करो, एक वही चीज है, बट द थिंग इज कि दे आर गोइंग टू बी डाइस्टेरियोमर्स ऑफ वन अनदर। डाइस्टेरियोमर्स आर व्हाट, स्टेरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, राइट। तो मैं इनैंशियोमर की बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइस्टेरियोमर्स व्हिच विल हैव a different configuration at only one कार्ब, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट वाला भी हो सकता है, सेकंड वाला भी हो सकता है, थर्ड वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी शुगर होंगे ना, मतलब जितने भी हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर जो है वो आ, उसमें आप एपीमर्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग में भी ढूंढ सकते हो, हालांकि ऐसे क्लासीफाई तो करना गलत है, but हाँ नॉन रिड्यूसिंग को भी कर सकते हो। सो एपीमर्स या एनोमर्स जो है दे आर रिलेटेड, एंड एनोमर इज अ टाइप ऑफ एपीमर्स। एक और चीज इसमें है डिस्कस करने की, विच इज स्मॉल टॉपिक नोन एज म्यूटर रोटेशन, ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें एक डाटा मैं यूज करूंगा जस्ट टू एक्सप्लेन द वैल्यू क्या है। तो जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ऑफ glucopyranose which ये आप लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, CH2H और यहाँ पे ऑक्सीजन,
So basically they are forming anomers, and we have D plus glucose. This is forming beta D glucose, beta D plus, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है पहले, ठीक है, ग्लूकोपाइरानोस, और दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस. The thing which I want to discuss is कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112 डिग्रीज, ठीक है. इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 18.7 डिग्रीज, और ये सब पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव. लिख लेते हैं, पॉजिटिव को भी लिख लेते हैं. और इसका भी पॉजिटिव में, ठीक है. सो व्हाट हैपन इज कि अगर हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस लेते हैं, तो इनिशियली जब सॉल्यूशन लिया जाता है तो इनिशियली उसका जो रोटेशन होता है दैट इज 112 डिग्रीज. लेकिन जब उसको छोड़ देंगे ऐसे रूम टेम्परेचर पे रख के, तो वो धीरे धीरे कम होता रहेगा. कम इसलिए होगा क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ओपन चेन, और ओपन चेन में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोपाइरानोस, ठीक है. तो दे मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन देम, ठीक है, कि ये एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में. तो अब इसका जितना भी कंटेंट होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस का और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस का जितना भी कंटेंट होगा, अगर वो कंसंट्रेशन आकर के एक जगह स्टॉप हो गया या रुक गया या चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है. उस पॉइंट या फिर उस इक्विलिब्रियम पे जो रोटेशन देखा गया है वो रोटेशन आता है आपका प्लस 52.7 डिग्रीज, ठीक है. तो आपने मान लो कि एक सॉल्यूशन में हमारे पास एक कंटेनर में जो है वो हमारे पास एक कंटेनर में है आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस, और दूसरे कंटेनर में है हमारे पास बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस, ठीक है. अगर दोनों कंटेनर हम लोग लें तो इन दोनों कंटेनर का इक्विलिब्रियम पे जो रोटेशन है वो सेम होगा. मैं पीछे वापस आ रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लो. इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटर रोटेशन, ठीक है. इसमें क्या हुआ कि अगर आप अल्फा डी वाले लेते हो ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो उसका जो रोटेशन है वो रोटेशन डिक्रीज हो गया या डिक्रीज हो रहा है, राइट. और अगर आप बीटा वाला ले रहे हो तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका उसके सॉल्यूशन का रोटेशन इंक्रीज कर रहा है, राइट. सो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूटर रोटेशन. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक मेरा स्टाइलिस काम नहीं कर रहा है, तो आई विल चेंज द बैटरी एंड देन सी. हाँ अब काम कर रहा है, चलो. सो if alpha D plus glucopyranose is taken, then
initially its its rotation is positive 112 degrees. But with time, the solution reaches equilibrium, and at this point and at equilibrium, the rotation is observed to be plus 52.7 degrees. Similarly, if beta D plus glucose, gluco beta D plus glucopyranose is taken. हाँ, मैं प्रीवियस वाले में आता हूँ वरुण, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर यू कैन राइट इट आउट. ठीक है, तो ग्लूकोपाइरानोज इज टेकन इनिशियली its rotation is कितना होगा प्लस 18.7 degrees, but ultimately it will increase to plus 52.7 degrees. ठीक है, as it reaches equilibrium. Okay. So this change in rotation towards equilibrium is known as muter rotation. Sorry, कुछ गड़बड़ लिख लिया मैंने सर. This change in rotation, this change in rotation
towards equilibrium is called mutarotation. ये लो पहले वाला स्लाइड। हो गया? नेक्स्ट पेज में जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक का इंक्रीज होगा, एक का डिक्रीज होगा इक्विलिब्रियम के टूवर्ड्स। और नॉर्मली जो इक्विलिब्रियम में जो कंटेंट होता है वो अल्फा का कंटेंट होता है 36% और बीटा का कंटेंट होता है 64%। ठीक है, और अल्फा और बीटा आपस में एनोमर्स हैं, एपीमर्स भी बोल सकते हो, बट स्पेसिफिकली एनोमर्स इज वाइडली यूज्ड। ठीक है, और इसका मैं आपको इसमें मेंशन भी कर ही देते हैं इक्विलिब्रियम जब हम लोगों ने बना ही लिया है तो हाँ ये लिख लेते हैं हम लोग कि एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इसी पे लिख लेते हैं, ये जो है 36% होगा और इसका 64% होगा। These percentage at equilibrium. लिख लिया हो तो बताना, आगे बढ़ेंगे। बस खत्म हो गया मेरी। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमारा जो फेस टेस्ट हो रहा है, फेस टेस्ट में एमीन्स तक आएगा। नहीं ओपन चेन नहीं, मैं ओपन चेन की मैं बात नहीं कर रहा था। ओपन चेन इक्विलिब्रियम में जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक कि ये एक इंटरमीडिएट जैसा है। ओपन चेन भी होता है, लेकिन अगर आपका क्लोज चेन में अगर देख रहे हैं तो रहेगा ये दो फॉर्म करेगा, 36% और 64%। ठीक है, मैं इनके इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। ये बीच वाला जो है वो कंसिडर इट टू बी एन इंटरमीडिएट टाइप। मोस्टली जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज का एग्जिस्टेंस होगा उसका एग्जिस्टेंस साइक्लिक फॉर्म में होगा इन द सॉल्यूशन। ओके, और दैट्स व्हाई ओपन चेन का जो आपका परसेंटेज है वो नहीं लिखा है। हाँ, तो
ओपन चेन का जो परसेंटेज है वो नहीं होगा, राइट। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि आपका जो फेस टेस्ट है उस फेस टेस्ट में बायोमोलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर जो है वो नहीं आएगा। आपका जो एमीज है वहां तक आ रहा है, ठीक है, दैट इज द सिलेबस। कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, ये सब आ कुछ दो दो क्वेश्चंस है, ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, ये देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 32। हम्म। और कोई? हम्म, ठीक। तो ये ऊपर ही हम लोगों ने देखा था कि भाई डीएनए में क्या है, तो भाई डीएनए में आपका क्या होता है, अल्फा होता है या बीटा होता है? बीटा होता है। हाँ, तो इसलिए आंसर जो सी नहीं होगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, राइट, क्योंकि अगर आपको कुछ अगर याद है तो यू कैन डायरेक्टली टिक टिक कर सकते हो आप इसमें, और आपको इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इट बिकम्स वेरी मच स्कोरिंग। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन।
क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? चलो मैं सॉल्यूशन दे दूं या थोड़ी देर और सोचोगे? ओके, बट क्षितिज, वन और थ्री, आप ऑप्शन ए जैसे बोल रहे हो, चलो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कंपाउंड वन एंड थ्री वुड रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड विल आल्सो म्यूटा रोटेट। तो वन और थ्री, वन ये वाला है और थ्री ये वाला है। तो वन और थ्री ये रिड्यूस तो कर देगा, ठीक है, ये रिड्यूस तो कर देगा लेकिन ये म्यूटा रोटेट तो नहीं करेगा, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ म्यूटा रोटेट कौन करता है। जितने भी आपके रिड्यूसिंग शुगर्स है ना, वो सारे के सारे म्यूटा रोटेशन में पार्ट लेंगे, ठीक है। जितने भी आपके क्या बोल रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, वो सारे म्यूटा रोटेशन में पार्ट लेंगे। तो देखो जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है कि ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स आर म्यूटा रोटेटिंग although 4 is an alpha hydroxy ketone, hence reducing can't muta rotate as it is not a carbohydrate or can't form a ring, ठीक है। तो ये फोर्थ के बारे में बोल रहे हैं। फोर्थ वाला जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है और ये रिंग जो है वो नहीं बना पाएगा, इसीलिए जो है इसका म्यूटा रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इन सेकेंड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज इन बिटवीन। अच्छा ये काफी इधर हो रहा है, चलो इसको नीचे नीचे पेस्ट कर देते हैं। हाँ, so in second the glycosidic linkage or the glycosidic bond is between two anomeric carbons and hence can't hence ring opening can't occur, ठीक है। रिंग ओपनिंग नहीं हो सकता क्योंकि दे आर फ्रॉम एनोमरिक कार्बन। ये देखो ये जो सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, ये सेकंड वाला, ठीक है। सो दे आर एनोमरिक कार्बन, एक ऊपर है एक नीचे है, सो दिस विल बी बीटा फॉर्म एंड दिस विल बी अल्फा फॉर्म, राइट। सो रिंग ओपनिंग इसमें जो है वो नहीं हो सकता। दस नॉन रिड्यूसिंग एज वेल एज नॉन म्यूटा रोटेटिंग, तो ये तो रिड्यूसिंग भी नहीं है और म्यूटा रोटेटिंग भी इससे ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिड्यूस कौन सा हो सकता है? जिसके पास ये ग्रुप्स प्रेजेंट हो। यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये रिड्यूसिंग इसका नेचर का होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। सो कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 3 वुड रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन विल आल्सो म्यूटा रोटेट, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे देने का मतलब ये था कि तो दिस सॉल्यूशन विल गिव यू समवॉट एन आइडिया कि म्यूटा रोटेटिंग किस या म्यूटा रोटेशन किस में होता है। सो ऑल द रिड्यूसिंग शुगर्स विल बी म्यूटा रोटेटिंग, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है।